डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स, मतलब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन मैटर क्यों करता है। ठीक है, देखिए आप सब लोग जितने जो ऑडिट कर रहे हैं इतने टाइम से, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि डॉक्यूमेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जब हम ऑडिट करते हैं। तो एक फाइंडिंग निकाल लेना और उस फाइंडिंग को ऑडिट ट्रेल के साथ निकाल लेना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप कितनी भी अच्छी फाइंडिंग निकाल के आ जाएं, कितना भी बड़ा फ्रॉड पकड़ के आ जाएं, कितना भी बड़ी मिस्टेक लेकर आ जाएं, रिपोर्ट में आप डाल दें, लेकिन जब तक उसको ऑडिट ट्रेल यानी उसका बैकअप ट्रेल हमारे पास नहीं होगा कि वो कैसे फाइंड आउट हमने किया था, क्या उसके एविडेंसेस हमारे पास थे, क्या कंफर्मेशन थी, उसके बगैर वो मतलब क्लाइंट तक तो बहुत दूर है, उसको ले जाना हमारी जो मैनेजमेंट है वही उसको रिपोर्ट से निकाल देगी। ठीक है, तो इसलिए एक एक पॉइंट आपकी रिपोर्ट में, एक एक चीज़ जो आपने मेंशन की है उसका हमारे पास ऑडिट ट्रेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो सॉफ्ट में हो चाहे वो हार्ड में हो, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट देयर हैज़ टू बी अ बैकअप ऑफ एवरीथिंग विच यू हैव मेंशनड इन योर ऑडिट रिपोर्ट। एंड ऑडिट रिपोर्ट में जो चीज़ आ गई वो तो ठीक है, उसका तो होना ही चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी जो वर्किंग जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट पॉइंट में कन्वर्ट नहीं होती, ऑडिट ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन आपने उसके ऊपर काम किया होता है। जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो हम एक बहुत वास्ट अपना ऑडिट स्कोप और चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट जो हमारी चेकलिस्ट के 100 लाइन आइटम है उन 100 लाइन आइटम्स के आगे आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन आएगी। हो सकता है उन 100 में से 10 के आगे है, 20 के आगे है, 30 के आगे है। तो रिमेनिंग जो 70 चेक्स हैं वो हमने कैसे किए उसका भी बैकअप हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि यार ये तो ऑडिट रिपोर्ट में तो पॉइंट आ नहीं रहा तो इसका मुझे बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। इन डैट केस वो गलत पैटर्न होगा, गलत तरीका होगा। हमने जो भी चीज़ें चेक की हैं, जो भी हमने पैटर्न यूज़ किया है, उसका हमारे पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैटर क्यों करता है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस। ठीक है, एक कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास होता है कि जो हमने ऑडिट किया है वो हमने बहुत अच्छे से प्लान करके और उसको परफॉर्म किया है एज पर द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। यानी डिफाइंड स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा डिफाइंड चेकलिस्ट था या जो डिफाइंड वर्क स्कोप था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन ऑडिट प्रोसेस, एस्टेब्लिशेस क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोवाइड्स रोबस्ट सपोर्ट फॉर ऑडिटर्स प्रोफेशनल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो जब भी हम एक अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं तो उससे क्या रहेगा कि जो भी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में या मेंशन नहीं कर रहे हैं, दोनों सिनेरियो में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ रिपोर्ट में नहीं डाली तो वो रिपोर्ट में क्यों नहीं जा रही है, उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट रीज़न या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देन ऑफकोर्स लीगल प्रोटेक्शन क्या रहेगा कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई डिस्प्यूट आता है किसी चीज़ को लेके, किसी ऑडिट पॉइंट को लेके या किसी टर्म को लेके, तो हमारे पास उसका बैकअप रहना चाहिए। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आज कोई ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकाली, वो डिस्कस भी हो गई, कंप्लीट भी हो गई, तो इट माइट भी पॉसिबल कि जब हम नेक्स्ट ऑडिट उसका करने के लिए जाएं उस टाइम पर वो वापस से उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमसे कोई क्लैरिफिकेशन या और एक्सप्लेनेशन मांगी जाए। तो वो चीज़ हमारे पास हम कब प्रोवाइड करवा पाएंगे? जब हमारे पास उसका प्रॉपर ऑडिट ट्रेल या उसका प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा तब। सो वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? वर्किंग पेपर को अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है जिसमें जो भी हमने ऑडिट का प्रोसीजर किया है उसको हम डॉक्यूमेंटेड करके रखते हैं। सो वर्किंग पेपर हमारा स्टार्ट हो जाता है जब हमारा वर्क स्कोप हमें मिलता है, वहाँ से लेकर हम और हमारे फाइनल रिपोर्ट के बीच में जितने भी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी फाइल, वो सारी वर्किंग पेपर्स कहलाती है। They serve as essential tool to effectively plan, perform, supervise and substantiate audit opinions with verifiable evidences. ठीक है, इन्हीं वर्किंग पेपर्स के बेसिस पर ये जजमेंट ली जाती है कि क्या ये रिपोर्टेबल है या नहीं, क्या ये हाई रिस्क का है, क्या ये लो रिस्क का है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मैटेरियलिटी क्या आएगी, यानी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वर्किंग पेपर्स। सो वर्किंग पेपर्स और वी कैन से वर्किंग, ठीक है, जो भी हम वर्किंग उसकी प्रिपेयर करके रखते हैं उन सब के बेसिस पर ही, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही ओपिनियन लिया जाता है कि ये जो आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन आपने निकाला है या जो भी आपकी फाइंडिंग या आपका जो इनपुट है उसमें वो किस लेवल का इनपुट है और वेदर इज़ इट प्रेजेंटेबल इन ऑडिट रिपोर्ट और नॉट। सो वर्किंग पेपर हमें क्लियर होने चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग के बाद से लेकर और ऑडिट रिपोर्ट के बीच के जो भी टास्क हैं वो सारा हमारा वर्किंग पेपर में कवर होता है।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट इन ऑडिट। अगर हम डाटा को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है हमें ऑडिट में। सबसे मेन जो बेनिफिट हमें मिलेगा डैट इज़ एक्सिलरेटेड एग्जीक्यूशन। अगर हमारा डाटा अच्छे से मैनेज होगा दैट विल हेल्प अस इन एक्सिलरेट और इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर ऑडिट, है ना। वो एक बेटर टाइम मैनेजमेंट में, बेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमें एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करता है हमारा, अगर डाटा मैनेजमेंट एफिशिएंटली तरीके से हमने करके रखा हुआ है तो। जब भी हम ऑडिट एग्जीक्यूट करें उस टाइम पर हम ये ध्यान रखें, अभी हम आगे ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि एक एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक क्या होनी चाहिए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हम किसी भी साइट पर जाएं, हम किसी भी दूसरे टीएल या टीम का प्रोजेक्ट हैंड ओवर लें, हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए डाटा सर्च करने में, हैंड ओवर टेक ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें कैसे हम लोग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एक सेम पेज पर आ सकते हैं, उसके लिए हम वी विल डिस्कस लेटर इन दिस सेशन ओनली। सबसे पहले क्या हो जाता है कि हमारा जो ऑडिट का एग्जीक्यूशन है वो एक्सेलरेट हो जाता है, यानी वो स्पीड अप हो जाता है। इन एनहेंस्ड एक्यूरेसी, ऑब्वियसली जब हमारे पास डाटा अच्छे से मैनेज रहता है ना, तो वहाँ पर जो भी हमारी वर्किंग है, एंड इट्स नॉट अबाउट ऑडिट ओनली, इट्स अबाउट एनीथिंग। जब हमारे पास डाटा अच्छे से मैनेज होगा, डाटा की अवेलेबिलिटी हमारे पास अच्छे से होगी, तो हर उस चीज़ की एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर मेरे पास डाटा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होगा, है ना, कोई भी फाइल मेरे पास अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होगी, ना सीक्वेंसिंग अच्छे से है, ना स्टोरेज अच्छे से है, उस पैटर्न में क्या होगा ना कि जो मेरा काम की एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी, एंड वहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए डाटा मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। इजी रिट्रीवल, तो जब भी हम डाटा को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, फोल्डर को अच्छे से सीक्वेंस वाइज मैनेज करके रखते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कोई भी डाटा रिट्रीव करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पार्टिकुलर आपके असाइनमेंट के लिए कोई डाटा मांगा गया और आपको आधा घंटा लग रहा है वो डाटा को जस्ट सर्च आउट करने में। सो डैट शोज द इनएफिशिएंसी इन डाटा मैनेजमेंट। अगर आपका डाटा मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इजीली आप रिट्रीव कर सकते हो, एंड जिससे आपका जो भी टाइम है वो बहुत ज़्यादा आप सेव करते हैं, और आपका जो ऑडिट में इम्पैक्ट आता है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बेटर कोलैबोरेशन, देन क्या होता है कि जब भी हम डाटा को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, डाटा सेम, जैसे हमने अभी बात करी, अगर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हम सेम प्रैक्टिस फॉलो करेंगे अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ऑडिट टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में, चाहे किसी भी लोकेशन या किसी भी टाइम जोन में काम कर रहे हैं, डाटा को यूज़ करना, डाटा को शेयर करना, डाटा को हैंड ओवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। ये 4 बेनिफिट हमने बात की कि एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट से हमें क्या 4 बेनिफिट मिल सकते हैं। तो डैट इज़ एक्सीलरेटेड एग्जीक्यूशन, इनहेंस्ड एक्यूरेसी, इजी रिट्रीवल एंड बेटर कोलैबोरेशन। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि डाटा को किस हिसाब से मैनेज करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइप का डाटा हमारे पास हो सकता है। द वन इज परमानेंट फाइल्स, सेकेंड इज करेंट फाइल्स, एंड थर्ड इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। परमानेंट फाइल्स क्या रहेंगी, अगर हम किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं या हम किसी भी क्लाइंट का कुछ काम एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका कुछ डाटा ऐसा होगा जो उसका परमानेंट होगा, है ना, लाइक एंटिटी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी उस कंपनी के अगर हमें कुछ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, या उस कंपनी के बारे में, जो कंपनी की अगर हम ऑडिट की बात करें तो जो उसकी की पॉलिसीज़ SOPs हैं, जो मास्टर फाइल्स हैं उसकी, अगर हम किसी प्रोजेक्ट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये सब फाइलें हमारी क्या कह रहेंगी, परमानेंट फाइल, यानी ऐसी फाइल जो थ्रू आउट द ऑडिट या थ्रू आउट द कोर्स, यानी जब तक भी आप उस क्लाइंट का काम करने वाले हैं, आपको बार बार कहीं ना कहीं उसको आपको रेफ़र करना पड़ेगा, वो सब फाइल होती हैं परमानेंट फाइल। जैसे हमने एग्जांपल दिया है पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का, प्रायर ऑडिट इन्फॉर्मेशन और कोई हिस्टोरिकल डाटा, लीगल एग्रीमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हो गया परमानेंट फाइल। तो ये क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हमारा डाटा मैनेजमेंट हम अच्छे से करेंगे, वो आगे हम यूज़ करेंगे इनको कैसे, क्यों सेग्रीगेशन हमें करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ करंट फाइल्स। करंट फाइल्स का मतलब हो गया आपका जो आप प्रेजेंट ऑडिट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करके गए हो, जिसमें आपको ऑडिट प्लानिंग हो गई, आपका चेकलिस्ट वर्क स्कोप हो गया,
हम जो रिस्क असेसमेंट RACM मेंटेन करते हैं वो हो गया, जो भी आपकी सैम्पलिंग की मेथोडोलॉजीज़ हैं, जो भी सैम्पल्स हैं, यानी जो भी इस ऑडिट पीरियड में आप चीज़ें जो वर्किंग कर रहे हैं, जो डाटा आप क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब हमारी करंट फाइल्स के अंदर आता है। देन थर्ड इज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहेगा कि जितने भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बैकअप हम कलेक्ट करते हैं, यानी फॉर रिकन्सिलेशन हम जो डिटेल्ड स्टोर से जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे रिकन्सिलेशन के लिए, MB51 का डाटा जो हम कलेक्ट करेंगे SAP से, ERP के रिकॉर्ड्स हो गए, यानी जिन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम अपना ऑडिट एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए। क्लाइंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंसेज हो गए, ईमेल कम्युनिकेशंस हो गई, मैनेजमेंट के कोई साइन डिक्लेरेशन, या आपने कोई उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए देखा है कि कुछ अलग से अथॉरिटी कोई मैनेजमेंट ने बना के रखी हुई थी क्या। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो हम लेते हैं इफ़ एप्लीकेबल, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में होता है कि आप बैलेंस कंफर्मेशन लेते हैं थर्ड पार्टीज़ के साथ, तो वो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हो गए। तो यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन और करंट फाइल्स को आप एक साथ रीड कर सकते हैं, बट परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है। मैनेजिंग फोल्डर्स एंड फाइल्स इफेक्टिवली। तो फोल्डर और फाइल्स को इफेक्टिवली जब हम मैनेज करने की बात है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर। जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है, यानी हम जब जो फोल्डर मेंटेन करके रख रहे हैं, अब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, डी ड्राइव में गए, हमने एक फ़ोल्डर बना दिया ऑडिट फ़ोल्डर, ऑडिट फ़ोल्डर के अंदर गए एक फ़ोल्डर पड़ा है न्यू फ़ोल्डर, उसके अंदर गए एक फ़ोल्डर पड़ा है क्लाइंट नेम, उसके अंदर गए फिर कोई एक फ़ोल्डर पड़ा है। यानी जो हायरार्की है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर है उस फोल्डर्स का, वो लॉजिकल होना चाहिए। उसके नेम के साथ पता अंदर चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। Implement folder hierarchy aligned with audit phases, testing areas and financial statement components for intuitive navigation. उसको नेविगेट करना इजी हो पाए उसके हिसाब से हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड अगेन ये सारा प्री डिफाइंड है ऑलरेडी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, हमें वही यूज़ करना है। इस जिन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल को अगर देखा होगा, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस सेम टॉपिक सिंस हमने जब से भी ये अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि फोल्डर की हायरार्की एंड नेविगेशन कैसे होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हम लोग सेम फॉलो करें, अपने हिसाब से फॉलो ना करें। कई लोग फोल्डर पर खाली डेट डाल के छोड़ देते हैं, कई लोग फोल्डर पर क्लाइंट को शॉर्ट नेम में लिख के छोड़ देते हैं। मतलब सबका अलग अलग यहाँ पर पैटर्न, अलग अलग माइंड का इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऑर्गेनाइजेशन का वही हमें फॉलो करना है नेमिंग कन्वेंशंस के लिए। क्रॉस रेफरेंसिंग, क्रिएट क्लियर लिंकेजेस बिटवीन वर्किंग पेपर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट यूजिंग सिस्टमैटिक रेफरेंसिंग कोड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं अब अगेन वर्किंग पेपर्स की या फाइल्स की, तो जो भी वर्किंग पेपर है हमारा, हमें ट्राई करना है अप टू मैक्स एक्सटेंड पॉसिबल कि उसकी लिंकिंग रहे हमेशा बैकअप के साथ किसी न किसी। कोई भी वर्किंग पेपर मेरा अनटिल वो किसी ERP या किसी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है, अनटिल उसको छोड़कर उसके अलावा हम उसके ऊपर जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी उसके ऊपर चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, उस रॉ डाटा को अलग रख के देन उसकी लिंकिंग हमें हमेशा रखनी है मास्टर वाली शीट से। सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ हमेशा रेफरेंस हमें करना चाहिए। एक्सेल है तो डायरेक्ट लिंक लगाओ, वर्ड है तो हाइपर लिंक लगाओ, नहीं कुछ लगा सकते तो ब्रैकेट में मेंशन करो कि विच डॉक्यूमेंट विच फाइल यू हैव रेफर्ड फॉर दिस। ठीक है, कोई PDF आपने रेफ़र करी है, जो भी किया है हैज़ टू बी क्रॉस रेफरेंसिंग। ठीक है, बिना क्रॉस रेफरेंसिंग के मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए हमारी जो भी फाइल है, उसमें अंदर जो एक एक फिगर आपने डाली है, जो एक एक वर्ड आपने डाला है, वो उसका बैकअप कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। और वो बैकअप ऐसा लिंक होना चाहिए कि आपके बताए बगैर उसको रिट्रीव किया जा सके। ठीक है, आपको वहाँ प्रेजेंस होने की ज़रूरत ना हो जब भी उसको कोई रिव्यू करे। वर्जन कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई वर्किंग करते हैं, चाहे रिकन्सिलेशन है, चाहे रिपोर्ट है, चाहे एनीथिंग, उसमें हमें मल्टीपल कई टॉपिक्स में मल्टीपल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम्स हमें उसको रिव्यू करके क्लोज करना होता है। तो कभी भी जब आपने जो ओरिजिनल वर्जन आपका वर्जन 1.0 है, जब आपने वो वर्जन बनाया, आपने डिस्कस किया, तो उसमें चेंज करने के रीज़न क्या होंगे? हो सकता है आपको फर्दर इनपुट मिला होगा क्लाइंट से, या कुछ और आपने खुद सेल्फ रिसर्च करके कुछ और इनपुट आपने उसमें देखा होगा जो ऐड करना बाकी था। सो डायरेक्टली अमेंड मत कर दो उसको। ठीक है, वो वर्जन अब अपना 1.0 आप स्टोर करके रखो, देन प्रिपेयर अदर वर्जन दैट इज़ 1.1।
ठीक है। 1.1 में जो भी आपके उसमें एडिशन है आप उनको इंक्लूड करो, मेंशन करो एंड उसको अकॉर्डिंगली फाइनलाइज करो। तो इस हिसाब से जितनी बार भी आप चेंजेस करो उस वर्किंग में, उस वर्किंग के वर्जन्स आप सेपरेटली मेंटेन करके चलो, जिससे कई बार क्या होता है ना कि जो आपने फर्दर एडिशन किए होते हैं हो सकता है बाद में आपको एडिशन हटाने पड़ जाए, यानी कोई बाद में रिव्यू करे, आपका GTL रिव्यू कर रहा है या TL रिव्यू कर रहा है और वो बोले कि नहीं ये एजम्पशन लेना गलत है, लेट्स कीप इट विदाउट दिस एजम्पशन ओनली। तो उस केस में आपको वापस से डिलीट करोगे, वापस से वर्किंग करोगे। इट्स बेटर कि उसका 1.0 वर्जन आपके पास रहेगा जो आप उसको दिखा सकते हो कि सर मैंने इस पैटर्न में भी इसकी वर्किंग करके रखी हुई है एंड दीज आर द वेरिएंसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमेशा अपनी वर्किंग्स के वर्जन कंट्रोल करके चलो। हार्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो देखिए हम यहाँ पर हम ये लोग क्या बता रहे हैं कि हमें ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर अपने पास करके रखें। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें साइट पे खाली हार्ड डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो उसको अपने बैकलॉग में, नॉट बैकलॉग, आप उसको अपने वर्किंग पेपर में या ऑडिट ट्रेल में कंसिडर करने के लिए ट्राई टू कन्वर्ट इट इन डिजिटल फॉर्म। उसको स्कैन करके रख लें, फ़ोटो खींच के रख लें या बैकअप, अगर सॉफ्ट उसका मैनेजेबल है तो हमें प्रायोरिटी सॉफ्ट डाटा को ही देनी है। क्योंकि हार्ड डॉक्यूमेंट को क्या रहेगा, सबसे पहले तो उसका स्टोरेज और सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाता है, उसको स्टोर करके रखना, उसको सही हालत में मेंटेन करके रखना। ठीक है, वो एक चीज़ सबसे मेन चैलेंज आ जाएगा। रिस्क ऑफ लॉस, ऐसा डॉक्यूमेंट में फिजिकल डैमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट खो सकता है, या हो सकता है अनऑथराइज एक्सेस हो जाए किसी दूसरे पर्सन को जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं जाना चाहिए, तो यानी यहाँ पर चांसेस जो रिस्क का थोड़ा ज़्यादा होता है। टाइम कंजम्पशन, आपको हार्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आपको सर्च करने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, प्रॉपर आपको एक एक पेज ओपन करके देखना पड़ेगा। वहीं अगर वो हमें सॉफ्ट फॉर्म में होगा तो हम इजीली रिट्रीव कर पाएंगे एंड कहीं पर भी रिट्रीव कर पाएंगे, एक वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। वर्जन कंट्रोल इश्यूज, हार्ड डॉक्यूमेंट में वर्जन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई एक वर्जन लिया, अब उसके ऊपर कुछ और चेंज हुआ, तो फिर आप दोबारा उसका वर्जन कैसे मेंटेन करोगे हार्ड कॉपीज़ में। तो इट्स बेटर कि जैसे कोई अगर हम ड्राइंग्स की ही बात करते हैं ना, कि आपने पहले कोई ड्राइंग ली, उसका कोई रिवीजन हुआ तो रिवीजन ड्राइंग आपने ले ली, तो वो उससे क्या रहेगा, आपके वर्जन मेंटेन होते रहेंगे जब हम सॉफ्ट में उसको मेंटेन करके चलते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ट्राई टू कीप मोस्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट वर्किंग पेपर्स इन डिजिटल और सॉफ्ट फॉर्मेट ओनली। ठीक है। ओवरकमिंग डाटा मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़, तो वो डाटा मैनेजमेंट जो अभी हमने पीछे बात करी कि जो हार्ड डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो उससे ओवरकम करने का सबसे मेन तरीका क्या है, डिजिटल फॉर्मेशन। हमें ट्राई करना है कि मोस्टली हम डाटा को डिजिटली मेंटेन करके रखें। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेंटेन करके चलें। डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रैक्टिस है ना, वो सभी ऑडिट इंगेजमेंट में या ऑडिट असाइनमेंट में हमारी सेम रहनी चाहिए। तो अगेन ये हमारी आगे कवर हो जाएगी कि किस हिसाब से हमें डाटा मेंटेन करके रखना है जिससे कि कंसिस्टेंसी रहे। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देते रहते हैं जो कि आगे भी चलती रहेंगी, जिससे कि अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेम प्रैक्टिस फॉलो करें। एंड रिटेंशन पॉलिसीज़, तो जैसा कि जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं वो टाइम टू टाइम हमें बैकअप करके रखना होता है, जो भी ऑफिस में हमारा बैकअप ड्राइव है उसके अंदर। तो क्या रहेगा, किसी का कोई सिस्टम में कोई चैलेंज आ गया, कोई सिस्टम ख़राब हो गया, सिस्टम करप्ट हो गया, तो उस चक्कर में डाटा का लॉस नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। क्योंकि सॉफ्ट डाटा का एक ये चैलेंज है, एक सिंगल चैलेंज के कभी हमारा सिस्टम के ऊपर कुछ इशू आएगा तो हमारा डाटा वहाँ पर लॉस्ट हो सकता है। सो इसलिए हमें क्या रखना है, उस डाटा को बैकअप करके रखते रहना है। एंड इसके अलावा आज की डेट में तो हम लोग ऑडिट मैनेजर सॉफ्टवेयर्स हैं या और भी जो क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपना जो भी वर्किंग फाइल्स हैं या जो भी फाइनल आउटपुट्स हैं हम उनको स्टोर करके रखते हैं। तो वो चीज़ें हमें प्रॉपर मेंटेन करके चलनी है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सही फ़ोल्डर मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, यानी फ़ोल्डर को हमें किस हिसाब से अपने सिस्टम में मेंटेन करके रखना है। एंड दिस इज़ नॉट रिकमेंडेटरी बट मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी है सभी के लिए। ये हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, दिस इज़ अ प्रैक्टिस वी हैव टू फॉलो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो भी सिस्टम अलॉट किए जाते हैं, सबसे पहले उसमें जो आपका एक मेन फोल्डर होना चाहिए, जो कि ड्राइव डी में हम लोग बनाते हैं, सी में नहीं बनाते, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम में कभी भी कोई इशू आएगा तो सी ड्राइव फॉर्मेट करनी होती है। डी ड्राइव में सबसे पहले आपको अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है।
देन उसके अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं क्लाइंट का एंड एन अदर फोल्डर फॉर योर अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्लाइंट के अंदर आपके मल्टीपल क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। देन अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपके रिम्बर्समेंट्स या अदर जो भी ऑफिशियल आपके ज्वाइनिंग लेटर्स या जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड अदर देन हमारा जो ऑडिट टास्क है उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आप वहाँ पर रख सकते हो। फिर क्लाइंट वाइज आपका आ गया प्रोजेक्ट्स। एक ही क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट वाइज हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट वर्किंग, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। फिर उस प्रोजेक्ट वाइज जहाँ पर भी हम मंथली ऑडिट कर रहे हैं, हमें मंथ वाइज फोल्डर मेंटेन करके रखना है। देखिए, तो अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किस बेसिस पे जा रही है। अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट मंथ बेसिस पे जा रही है तो मेरा फोल्डर जो यहाँ पर बनेगा वो मंथ बेसिस पे बनेगा। और मेरी ऑडिट रिपोर्ट आपको पता है हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही बनाते हैं, और आपको ये भी पता है कि वो एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए ही बनती है। तो वही हायरार्की यहाँ पे हमने फॉलो की है कि हम यहाँ पर क्लाइंट को हमने देखा, हम जितने भी क्लाइंट मेंटेन कर रहे हैं, देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट वाइज वहाँ पर गए, प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे तो हम मंथ वाइज फोल्डर बनाएंगे। वन टाइम ऑडिट में जो आपका मंथ और ईयर है वो आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। आपने सीधा प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट के अंदर गए, प्रोजेक्ट का नाम डाला और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना डाटा मैनेज करेंगे। अब वो कैसे डाटा मैनेज करेंगे वो यहाँ पर, तो जैसे जो हम फर्स्ट मंथ ऑडिट की बात कर रहे थे, या अगर आपका मंथली ऑडिट नहीं है तो सीधा आपका प्रोजेक्ट के अंदर की हम बात करें, सो वहाँ पर आपके 3 फोल्डर अगेन हो जाएंगे, एक रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप, एक जो डाटा फ्रॉम क्लाइंट, एंड तीसरा वर्किंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लाइंट से डाटा आता है ना, रॉ डाटा है ना, वो रॉ डाटा हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास रहना चाहिए। उस रॉ डाटा को नहीं छेड़ना है, उस रॉ डाटा को आप वर्किंग्स में लेके जाओ और उसके ऊपर काम करो। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो डाटा इतना हैवी होता है या वो डाटा इतना वल्नरेबल होता है कि अगर उस डाटा को हमने अपनी कॉम्प्लेक्स वर्किंग करते हुए उस डाटा की ओरिजिनलिटी फॉर्म अगर हमने खो दी, तो बाद में ये सब्सटेंशिएट करना हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है कि जो आउटपुट हमारा आया है वो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट डाटा है भी या नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डाटा फ्रॉम क्लाइंट है वो सेपरेटली अलग स्टोर करके रहे, उसको छेड़ना ही नहीं है। उसमें से अगेन आप उस फाइल को लेके जाओ वर्किंग वाले फोल्डर में, एंड वहाँ पर उस वर्किंग वाले फोल्डर में आपको जो जो उस वर्किंग को यूज़ करना है, जैसे यूज़ करना है आप उसको कर सकते हैं। एंड जो हमारा एक मेन फोल्डर होगा जहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप, यानी जो आप वर्क स्कोप लेके जाते हो, जो चेकलिस्ट लेके जाते हो, जो आप रिपोर्ट आप फाइनल बनाओगे विद रिपोर्टेबल अनेक्शर्स, वो हमारे एक डिफरेंट फोल्डर में रहने चाहिए। तो ये फोल्डर आपका कब काम आएगा, जब भी हम रिपोर्ट डिस्कशन करेंगे तब हमारा रिपोर्टिंग वाला फोल्डर काम आएगा। वर्किंग वाला फोल्डर हमारा कब काम आएगा, जब आपका रिव्यू चल रहा होगा बेसिकली, तब काम आएगा कि अगर ये 10 चीज़ें चेक करनी थी तो खाली 4 चीज़ों में ही आपने ऑब्जर्वेशन दी है, 6 चीज़ों में नहीं दी है, तो उसके लिए वर्किंग आप चेक कराओगे। एंड डाटा फ्रॉम क्लाइंट किसी भी रेफरेंसिंग या रिसोर्सिंग के लिए आपको अलग से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो डाटा फ्रॉम क्लाइंट में अब उसमें भी हमें डंप नहीं डाल देना है। डाटा फ्रॉम क्लाइंट में अगेन वी नीड टू सी कि क्लाइंट बिलिंग का डाटा है, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का डाटा है, एसएपी के रिकॉर्ड्स हैं या कुछ और अदर है, उसको भी अलग अलग फोल्डर वाइज मेंटेन करके चलना है। क्लाइंट की जब हम बात करें तो सर्टिफाइड बिल का अलग फोल्डर होना चाहिए, सबमिटेड बिल्स का अलग फोल्डर होना चाहिए, और कुछ क्लाइंट के कॉरस्पॉन्डेंस से अलग डाटा तो वो अलग होना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज है तो कैटेगरी वाइज, यानी सब आपके विद मटेरियल विदाउट मटेरियल वाले हो गए, अर्थवर्क के हो गए, एमईपी हो गया। तो जिस नेचर ऑफ कैटेगरी, जो नेचर है सब कॉन्ट्रैक्टर का, उस कैटेगरी वाइज हम बना सकते हैं। जो सर्टिफाइड एरेबल्स की बात करें तो उसमें अगर एक्सेल अवेलेबल है तो एक्सेल भी, नहीं तो पीडीएफ आपका रहेगा। कैटेगरी वाइज फिर आपके उसके अंडर में सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज फोल्डर होगा। तो अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि कैटेगरी के अंडर में भी सारे सब कॉन्ट्रैक्टर का जस्ट डंप नहीं डाल देना कि वर्क ऑर्डर भी डाल दिया, आर ए बिल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसमें भी हमें फोल्डर बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्टर का एक फोल्डर बनाना है, और उसके अंडर में देन उसके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके चलना है। जहाँ पर उसका वर्क ऑर्डर का एक फ़ोल्डर आपने बना दिया, एक आर ए बिल का फ़ोल्डर बना दिया, अगेन आर ए बिल में सेम पैटर्न एक्सेल और पीडीएफ।
तो इस तरीके से हमें अपना जो है पूरा फोल्डर को मैनेज करके चलना है। दिस इज़ द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके अलावा और फर्दर अगर आपको कोई डाटा मिल रहा है और कोई चीज़ है तो वो आप इसके अंदर और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट सिक्वेंसिंग यही हमारी होनी चाहिए। तो कैटेगरी की जैसे हम बात कर रहे थे, हाईवे का है, स्ट्रक्चर का है, या कोई और है, एमईपी है, पाइलिंग का है, अर्थवर्क का है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में दिस इज़ आइडल कि हम कैटेगरी वाइज जाएँ, बट यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि अगर हमें कैटेगरीज वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, या क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो मल्टीपल काम कर रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि आपका पाइलिंग और अर्थवर्क का सेम कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ वो सेम कॉन्ट्रैक्टर कई बार पीआरडब्ल्यू में मतलब कुछ और लेबर भी सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर ऐसे चैलेंजेस आपको लग रहे हैं तो देन सिंपली गो टू सिंपली मेक अ सब कॉन्ट्रैक्टर फोल्डर, एंड उस सब कॉन्ट्रैक्टर फोल्डर के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज फिर आप फोल्डर बना लीजिए। सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज फोल्डर बना के उसके अंदर फिर अगेन सेम पैटर्न में डाटा को आप मेंटेन करके चलेंगे। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए क्यों ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन। एक तो क्रेडिबिलिटी हमारी इससे क्या है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब हमारा क्लियर ऑर्गेनाइज वर्किंग पेपर रहेंगे तो उससे वो शो करता है कि हमारा जो ऑडिट एंड जो टास्क है वो क्रेडिबल है या नहीं है, ठीक है। क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, रिव्यूअर की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। डेफिनेटली इससे क्वालिटी इन्हेंसमेंट आपका होगा। जब भी हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्वालिटी है उसमें डाटा मेंटेन करने की, डाटा मैनेज करने की क्वालिटी में इम्प्रोवाइजेशन होगा। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें डाटा को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज़ द लिंक फॉर द क्विज़। तो ये सभी लोगों के पास ट्रेनिंग मॉड्यूल शेयर कर दिया गया था बिफोर